सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। अब तुम सभी को मेरे तरह डिफरेंट कॉमिक्स के तरह तरह के सुपर हीरो टीम्स पसंद होंगे ही। जो सुपर हीरो टीम्स होती हैं वो कॉमिक्स के अंदर एक डिफरेंट टेस्ट ऐड करती हैं, जहां हमें मल्टीपल सुपर हीरोज़, हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर टीम का पार्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ भले ही वो टीम कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक फोर्स हो या फिर एक फैमिली की तरह ही क्यों ना हमें दिखाई जाए। और उस टीम को अपन कैसे भूल सकते हैं जिसने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी। मैं बात कर रहा हूँ JSA की, यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जो कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे पहली सुपर हीरो टीम थी, जो हमें अपकमिंग ब्लैक एडम मूवी में भी देखने को जल्द ही मिलने वाली है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, 10 सबसे पावरफुल मेंबर्स के बारे में बात करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने सिर्फ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेन मेंबर्स को ही इंक्लूड किया है, यानी कि वो मेंबर्स जो हमें कह सकते हो कि हर डिफरेंट रूस्टर्स में देखने को मिलते ही आ रहे हैं। वैसे मेंबर्स जो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का कुछ टाइम के लिए ही कह सकते हो कि या फिर कहो टेम्प्रेरी बेसिस पे ही पार्ट रहे हैं, फॉर एग्जांपल वंडर वुमन, ब्लैक एडम या सुपरमैन, उन जैसे कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, आर-मैन। अब आर-मैन यानी कि रेक्स टाइलर बेसिकली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के वन ऑफ द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जो पहले तो एक बायोकेमिस्ट रहता है और एक मिरेकल ड्रग की खोज करता है जिसके मदद से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ मिल सकती है। और रेक्स टाइलर बेसिकली इसी ड्रग को मिरेकलो नाम देता है, और जब भी वो मिरेकलो को यूज़ करता है तब उसके पास 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, जिसके बाद वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन और किसी भी पीक ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रेक्स टाइलर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भली उतनी भी ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव ना रही हो, लेकिन जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक है, और इसने जो है काफ़ी सारे डिफरेंट मेजर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट विलन से फाइट करने में भी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की काफ़ी हेल्प की है। और क्योंकि ये सबसे पुरानी सुपर हीरो टीम्स में से एक है, इनफैक्ट सबसे पहली सुपर हीरो टीम थी, तो आर-मैन एज अ मेंबर बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से भी एक कंसिडर किया जाता है। नंबर 9, स्टार गर्ल। अब स्टार गर्ल बेसिकली यानी कि कोर्टनी विटमैन हमारे एक्चुअल स्टारमैन की बेटी रहती है, जहाँ स्टारमैन बेसिकली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, बट आगे चल के उसकी बेटी को उसका कॉस्मिक स्टाफ मिलता है और इस तरीके से वो स्टार गर्ल के टाइटल को अचीव कर लेती है। जहाँ देखा जाए तो ये एक टीनेजर है, बट इसके बावजूद भी अपने कॉस्मिक स्टाफ के साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जहाँ अगर देखा जाए तो कॉस्मिक स्टाफ क्योंकि कह सकते हो कि एक कॉस्मिक वेपन है, इसी वजह से इसके मदद से कोर्टनी को कॉस्मिक पावर्स मिल जाती हैं और वो लाइट के पावर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इन सब के अलावा इसी कॉस्मिक स्टाफ की मदद से कोर्टनी या फिर कहो कि स्टार गर्ल की जितनी भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके बाद उसे सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ ये फिर फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती है। और कंपेयर टू स्टारमैन, स्टार गर्ल हमें कॉमिक्स के अंदर ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली है, बट तुम स्टारमैन को भी इस पोजीशन पे रख सकते हो। नंबर 8, एटम स्मैशर। अब काफ़ी सारे लोग एटम स्मैशर को एटम के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एटम स्मैशर बेसिकली एक मेटा ह्यूमन है जिसको उसकी पावर्स एटॉमिक एनर्जी से मिलती है। अपने ग्रैंडफादर के तरह ही एल रोस्टिन जब प्यूबर्टी में रहता है तब उसकी एबिलिटीज़ डेवलप होने लगती हैं। आगे चल के हमें ये कैरेक्टर बेसिकली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेजर मेंबर्स में से भी एक देखने को मिला है, और जब ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का पार्ट था तो ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स में से एक था। जहाँ देखा जाए तो एटम स्मैशर बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और तो और ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी निकल के आता है। जहाँ इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स से फाइट किया है, उन्हें डिफीट करके दिखाया है। एटम स्मैशर खुद के साइज़ को जो है 100 to 200 फीट्स तक जो है इंक्रीज़ कर सकता है, बड़े ही आसानी से अपने मास को रिड्यूस या जो है कह सकते हो कि अल्टर कर सकता है, वो उसे बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है अपने आसपास उसे भी कंट्रोल करना जानता है, जिसकी वजह से एटम स्मैशर ऑब्वियसली लिस्ट में बताया गया प्रीवियस कैरेक्टर से ऊपर है पावर्स एंड एबिलिटीज़ के मामले में। नंबर 7, ऑब्सीडियन। अब ऑब्सीडियन डीसी के एंटी हीरोज़ में से एक है और ये एलन स्कॉट का बेटा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑब्सीडियन जो है शैडो लाइक एबिलिटीज़ पजेस करता है, जहाँ स्टार्टिंग में तो ये एक विलन था, बट आगे चल के ये हमें एक हीरो में कन्वर्ट होते हुए नजर आता है और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसके बाद ये कॉन्स्टेंटली हमें डिफरेंट रूस्टर्स के अंदर भी देखने को मिला है। जहाँ अगर देखा जाए तो ऑब्सीडियन जो है वो बेसिकली शैडो को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी पावर एक शैडो लैंड नाम के डायमेंशन से कनेक्टेड है, जो एक ऐसा प्लेस है जहाँ जितनी भी नाइटमेयर्स होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं।
हैं और इसी वजह से ऑब्सिडियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ ये किसी दूसरे कैरेक्टर के भी शैडो को कह सकते हो खुद के शैडो के साथ कंबाइन करके उसे जो है ओवर पावर्ड कर सकता है। और इसी वजह से ये शैडो मैनिपुलेशन और डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी पॉसेस करता है। और एक हद तक इसके अंदर हमें इसके साथ हमें कुछ टेलीपैथिक एबिलिटीज़ भी जो है देखने को मिली हैं, जो कॉमिक्स में कुछ ही टाइम के लिए ही सही लेकिन इसे मिली थी। और अगर देखा जाए तो ऑब्सीडियन के साथ भी वही सेम चीज़ अप्लाई होती है जो बाकी एंटी हीरोज़ के साथ हमें देखने को मिली है कि जब ये एज ए विलन अपीयर होता है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, बट एज ए हीरो ये हमें उतना ज़्यादा पावरफुल कुछ मोमेंट्स पे देखने को नहीं मिला है। नंबर 6 हॉकमैन। अब हॉकमैन डीसी कॉमिक्स के सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के भी सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक निकल के आता है, जहां कार्टर हॉल का जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है उसकी कनेक्शन एंथ मेटल से है, जिसकी वजह से इसे फ्लाइट, स्ट्रेंथ और एक लिविंग आर्मर मिलता है। और अगर देखा जाए तो कार्टर हॉल के साथ एक कर्ज भी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये जब भी मरेगा तब ये दोबारा रीइंकारनेट होता है और फिर से हॉकमैन की आइडेंटिटी अपना लेता है। अब अगर देखा जाए तो हमें कॉमिक्स में डिफरेंट हॉकमैन भी देखने को मिले हैं, बट कार्टर हॉल सबसे पॉपुलर है तो उसी की अपन बात करेंगे, क्योंकि न्यू 52 के बाद से भी हमें वही जो है कॉन्स्टेंटली हॉकमैन के तौर पे देखने को मिला है, जहां हॉकमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ में बेसिकली स्ट्रेंथ और फ्लाइट जैसी एबिलिटीज़ ही शामिल है। ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी सारे पावर हाउसेस से जो है मैच करती हैं। और अगर देखा जाए तो साथ ही साथ कार्टर हॉल के पास हमें एक मेज़ भी देखने को मिला है जिसे वो एज अ वेपन यूज़ करता है। और अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हॉकमैन की जो मोस्टली पावर्स है वो एंथ मेटल से कनेक्टेड है, और इस वजह से जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इसका एक मेजर वेपन निकल के आता है, जिसकी वजह से ये लिस्ट में बताया कि प्रीवियस कैरेक्टर को आसानी से ओवरपावर्ड कर देता है। नंबर 5 द फ्लैश। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जे गैरिक की। जे गैरिक ही हमारा ओरिजिनल गोल्डन एज का सुपर स्पीडस्टर था, जो सबसे पहला फ्लैश के तौर पर हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है। यानी कि जे गैरिक ही हमें बैरी एलन और वॉलीवेस जैसे फ्लैश से पहले फ्लैश के मेंटल के तौर पर देखने को मिला था, और ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जहाँ स्टार्टिंग में तो इसकी ओरिजिन डिफरेंट थी, बट आगे चल के इसकी ओरिजिन को भी अपने बैरी एलन के ओरिजिन की तरह सिमिलर कर दिया गया, जहाँ ये बेसिकली अर्थ 2 का फ्लैश था, बट आगे चल के ये हमारे मेन यूनिवर्स का पार्ट बन जाता है। जहाँ अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो इसकी पावर्स भी स्पीड फोर्स से ही कनेक्टेड है। जैसे कि हमें पता है कि स्पीड फोर्स वॉल से ही जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है यूनिवर्स के अंदर, वह उन्हीं पावर उसी बेसिक लाइटनिंग स्ट्राइक से, उसी लाइटनिंग बोल्ट से हमारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को स्पीडस्टर बनने की पावर मिलती हैं। और इस वजह से जे गैरिक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वो सुपर ह्यूमन स्पीड से जो है ट्रैवल कर सकता है, बेसिकली लाइट की स्पीड को सरपास कर सकता है। साथ ही इसी वजह से वो एक्सेलरेटेड हीलिंग और फेजिंग जैसी एबिलिटीज़ भी परफॉर्म कर सकता है। और अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सारे टाइम वॉर्टेक्स क्रिएट कर सकता है, स्पीड स्टील कर सकता है, स्पीड के थ्रू एम्पैथी क्रिएट कर सकता है, और एक हद तक टाइम ट्रैवल भी परफॉर्म करना जानता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जे गैरिक एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट कंपेयर टू अदर फ्लैश ये उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। नंबर 4 पावर गर्ल। अब पावर गर्ल को मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, इनकेस अगर किसी को पता नहीं है तो ये अर्थ 2 की सुपर गर्ल है, यानी कि सुपर गर्ल की एक अल्टरनेट वर्जन के तौर पर हमें देखने को मिली है, जो अपने मेन यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट कर चुकी है। और वो सुपर गर्ल की कह सकते हो कि एक मैच्योर और एक एक्सपीरियंस्ड वर्जन के तौर पर हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के भी की मेंबर्स में से एक रह चुकी है। अब इसकी ऑरिजिन भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अपनी सुपर गर्ल की तरह ही, और इसकी क्योंकि ये भी एक क्रिप्टोनियन है तो इस वजह से इसके पास भी वो सभी क्रिप्टोनियन एबिलिटीज़ आ जाती है जो हमें सुपरमैन जैसे कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिली है। यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ्लाई कर सकती है, इसके पास भी हीट विजन और फ्रीज ब्रीथ जैसी पावर है। और तो और अगर देखा जाए तो इसकी जो इनवल्नरेबिलिटी है वो भी हमें सुपरमैन और सुपरगर्ल जैसे कैरेक्टर्स के टक्कर की देखने को मिली है। बस वही चीज़ निकल के आती है कि इसे भी क्रिप्टोनाइट एक वीकनेस के तौर पर हमें देखने को मिली है, लेकिन पावर गर्ल एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जैसे कि सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 ग्रीन लैंटर्न। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलन स्कॉट की। एलन स्कॉट हमें गोल्डन एज की ग्रीन लैंटर्न के तौर पे देखने को मिला था, जो अपेरेंटली सबसे पहला ग्रीन लैंटर्न था। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ अपने और कह सकते हो कि डिफरेंट और मेन ग्रीन लैंटर्न से थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इसे इसकी पावर्स बेसिकली स्टार हार्ट पावरिंग से मिलती थी, जिसकी पावर्स मैजिकल फोर्सेस से कनेक्टेड थी, जिसे स्टार हार्ट कहा जाता था, जिससे ये अपनी एबिलिटीज़ को रिसीव करता था। आगे चल के इसकी स्टोरी को भी रीबूट किया गया और अपने हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट जैसी सिमिलर ऑरिजिन दी गई, वो बात अलग निकल के आती है। अब अगर देखा जाए तो इस बेसिस से तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्योंकि ये ग्रीन लैंटर्न है तो एलन स्कॉट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ये भी डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा हेवी कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और पोस्ट फ्लैश पॉइंट के बाद से अगर देखा जाए तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई। करंट कॉमिक्स में भी ये हमें अपीयर होते हुए नज़र आता ही है, जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डायमेंशंस को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को ट्रांसेंड कर सकता है, और काफ़ी सारे पावरफुल किस्म के कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है, जो हमें डिफरेंट ग्रीन लैंटर्न्स परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है।
नंबर 2, डॉक्टर फेट। अब डॉक्टर फेट को कौन नहीं जानता है, केंट नेल्सन भी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा है, जहां बेसिकली ये एक सॉर्सरर है, डीसी कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है और लॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स के एजेंट्स में से एक निकल के आता है, जहाँ से इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ इसके एम्यूलेट क्लोक और इसके हेलमेट से मिलती है, जो नाबू से रिलेटेड है, जहाँ नाबू एक एंशिएंट गॉड था। और इसी वजह से जब डॉक्टर फेट जो है बेसिकली ये हेलमेट अपना पहनता है और केंट नेल्सन जब डॉक्टर फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली एक लिटरल गॉड बन जाता है। जहाँ देखा जाए तो डॉक्टर फेट वो सभी मैजिकल एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है जो तुम इमेजिन कर सकते हो, भली ऑरा डिटेक्शन हो, क्लेवरेंस हो, डायमेंशनल ट्रैवल हो, एनर्जी रेजिस्टेंस हो, एनर्जी मैनिपुलेशन, ये सभी चीज़ें डॉक्टर फेट परफॉर्म करना जानता है, जो इसे लिटरली वन ऑफ द मोस्ट ओपी कैरेक्टर्स में से एक बना देता है। इन सब के अलावा डॉक्टर फेट एक इनमॉर्टल बीइंग है जो इनवनरेबल है, जो टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स भी परफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि ये नाबू के अवतार के तौर पे एक हद तक हमें देखने को मिला है, इसी वजह से ये अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इसमें बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से ये हद से ज़्यादा पावरफुल है। फाइनली नंबर 1, स्पेक्टर। अब अगर देखा जाए तो स्पेक्टर डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और ये हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के काफ़ी कह सकते हो कि की मेंबर में से एक देखने को मिला है। तो इसी वजह से ऑब्वियसली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये नंबर 1 पे आएगा। अगर तुम्हें पता नहीं है तो स्पेक्टर बेसिकली डीसी कॉमिक्स के गॉड का राइट हैंड है। ये डिवाइन स्पिरिट ऑफ वेंजेंस निकल के आता है, जो पहले तो एक एंजल था बट आगे चल के हमें एक कॉस्मिक एंटिटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आया। बेसिकली स्पेक्टर नाई ऑमनीपोटेंट है, ये कुछ भी कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है और वो सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है जो तुम्हें डिफरेंट कॉस्मिक एंटिटीज़ परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस कैरेक्टर्स को मेंशन किया उनके कंपैरिजन में स्पेक्टर सबसे पावरफुल निकल के आता है। और क्योंकि इसे ह्यूमन होस्ट की ज़रूरत होती है तो इसी वजह से ये अर्थ पे कई बार आ चुका है और जब भी हमें देखने को मिला है तो उसमें से काफ़ी बार ये जेएसए के एक इंपॉर्टेंट मेंबर के तौर पे भी अपीयर हुआ है। सो गाइज, ये थी वीडियो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के 10 सबसे स्ट्रॉन्ग 10 सबसे पावरफुल मेंबर्स को लेके आई। होप्स कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर इनकेस तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनीमे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।